हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अध्ययन करेंगे सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। मतलब सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कौन कौन सी है और उनका निष्कासन अर्थात निष्कर्षण कैसे करते हैं। उसके बाद जानेंगे सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में स्थित हैं वो उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। उसके बाद जानेंगे जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊंची हैं अर्थात उच्च स्थान रखती हैं उनका निष्कर्षण किन विधियों के द्वारा करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहली हेडिंग आप डालिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जो होती हैं छात्रों वो बहुत कम क्रियाशील होती हैं। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आती हैं वो बहुत कम क्रियाशील होने के कारण उनके ऑक्साइड ले लो, उनके ऑक्साइडों को सीधे से गर्म कर दो अपने आप, तो अपने आप उनके अंदर से धातु अपचयित हो जाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लो, एक उदाहरण ले लेते हैं जैसे कि सिनेवार। जैसे कि सिनेवार किसका अयस्क है छात्रों? सिनेवार का सूत्र होता है HgS। तो आपको देखने से ही पता लग रहा होगा, सिनेवार के सूत्र से ही पता लग गया होगा ये Hg का अयस्क है। Hg फॉर मरकरी। Hg को क्या कहते हैं छात्रों? मरकरी। तो ये मरकरी, इसको दूसरा नाम है पारा, इसको पारा भी कहते हैं। आप लोग पारा जानते हो, थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं पारा, है ना। तो मरकरी का अयस्क है सिनेवार। सिनेवार बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो बड़े एग्जाम होते हैं जैसे IAS, PCS, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, उनमें पूछा जाता है कि मरकरी का अयस्क का नाम बताइए, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेवार किसका अयस्क है, तो उत्तर में आप लिखेंगे मरकरी का अर्थात पारा का। कभी कभी पारा को पारद भी नाम देते हैं, पारद का नाम भी पारा है, तो इसको सीख लो। तो छात्रों ये जो अयस्क होते हैं इनके ऑक्साइड, इन धातुओं जो धातुएं नीचे पाई जाती हैं इनके ऑक्साइड अगर हम गर्म कर दें तो अपने आप धातु को बाहर निकाल देंगे ऑटोमेटिक। इसका मतलब एक ही बार में धातुएं बाहर निकल जाती हैं, मतलब एक ही फैक्ट्री से काम चल जाएगा, दूसरी फैक्ट्री का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सिनेवार, जैसे सिनेवार आपका किसका अयस्क है? मरकरी का अयस्क होता है। किसको? सिनेवार को। इस सिनेवार को वायु में गर्म करते हैं। कैसे में गर्म करते हैं? वायु में। वायु हवा है, वायु में इसको गर्म करते हैं, वायु में इसका दहन करते हैं, कुछ भी लिख लो। वायु में दहन करते हैं, वायु में गर्म करते हैं, वायु में जलाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो। वायु में हमेशा जलता ही है। तो जब इस सिनेवार को अर्थात इसका दूसरा नाम है मर्क्यूरस सल्फाइड। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरस सल्फाइड। ये रासायनिक नाम मैंने लिख दिया नीचे, मर्क्यूरस सल्फाइड सिनेवार है। इसको अगर वायु में हम गर्म करते हैं तो पहले ये ऑक्साइड में बदलता है। किसमें बदलता? ऑक्साइड में। कैसे बदलेगा? ये SO के साथ क्रिया करके SO2 बनाएगा, समझना बेटा, और ये O इसके साथ चिपक जाएगा, मतलब O S के स्थान पर आ जाएगा और S O के स्थान पर आ जाएगा। तो पहले O पहुंचेगा S के पास, तो क्या बन जाएगा? Hg पहले से था, S हट जाएगा, O आ जाएगा HgO, और S पहुंचेगा O के पास। तो S O के साथ पहुंचता है तो छात्रों आपको सबको पता है S और O मिलकर क्या बनाते हैं? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक, ये ध्यान रखना। अब इससे मत देखना यहाँ O2 है सर, आपने यहाँ 1 कर दिया और यहाँ 2 कर दिया, आपने कैसे कर दिया, ये नहीं देखना है। मतलब इसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग SO2 बनता है, आपको पहले बता चुके हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो ये आपका रिएक्शन हो गई, मतलब ये रिएक्शन पहले होगी। सबसे पहले सिनेवार अयस्क वायु से अभिक्रिया करेगा, वायु में दहन होगा उसका, वायु में दहन होने के बाद क्या बनेगा? मर्क्यूरस ऑक्साइड बनेगा। मर्क्यूरस नहीं है, इसका नाम मर्क्यूरिक है। हाँ, HgS डबल है, सॉरी बेटा, मर्क्यूरस नहीं, इसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड है ये, क्योंकि डबल वैलेंसी। इसका नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा। तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब बन जाएगा तो ऑक्साइड में ये बदल गया। अब ऑक्साइड में बदल गया तो ये अपने आप गर्म, ऑलरेडी पहले से ही, तो अपने आप इसको केवल आप गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। समझ गए? ठीक, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना, रिएक्शन को आपको लिखना है नई लाइन से। तो लिख लो HgO एरो, गर्म कर दिया तो गर्म करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा। ठीक, अब आपको पहले ही बता चुके Hg तो धातु है, तो इसको धातु को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन O तो ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन आपका द्विपरमाणु गैस है, इसलिए O1 के रूप में नहीं लिखे, O2 के रूप में लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है। H2 भी, हाइड्रोजन भी H2 के रूप में लिखते हैं, ऑक्सीजन भी आपका अणु है, इसको भी O2 के रूप में लिखते हैं। ठीक, यहाँ से मतलब नहीं है यहाँ एक है तो यहाँ दो आ गई, नहीं, वो तो मैंने बताया परमाणु, ये परमाणु है, ये अणु है, अणु को O2 के रूप में लिखा जाता है, इसका नाम है ऑक्सीजन। ठीक, पहले ऑक्सीजन ने क्रिया करी, पहले ऑक्सीजन ने इसमें घूंसा मारा, बाद में ऑक्सीजन लिपट गई इसके गले से, बाद में जैसी लिपट गई फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ऑक्सीजन अलग हो गई और धातु अपचेत हो गई। तो ऑक्सीजन ने बहुत कुछ किया, बहुत मेहनत की ऑक्सीजन ने। तो ऐसे अब इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लीजिए। हाँ, ऊपर वाली अब क्रिया कोई मैंने बैलेंस नहीं किया, उसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करते हैं इसको भी सीख लो, बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करने हमने पहले पिछली वीडियो में सिखा दिया है, उन पिछली वीडियो को आप देख लेना कैसे बैलेंस करते हैं। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय भी कम है उस हिसाब से। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं। 2 इसमें मल्टीप्लाई किया, 2Hg हो गया, 2 का गुणा इसमें हो गया, 2S हो गए, 2S के लिए इसमें 2 का गुणा किया, 2 दूनी 4O और 4 2 6, 6 बनाने के लिए 3 का गुणा कर दिया। ये हो गई आपकी बैलेंस। इसको भी बैलेंस कर लो। Hg 1 है, Hg 1 है, बैलेंस है। O यहाँ 1 है, यहाँ O 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो इसमें 2 गुणा कर दो, 2 हो गए, 2 हो गए, O हो गए तो 2 हो तो बैलेंस हो गए। Hg भी 2 का 2 गुणा, ये हो गया आपका बैलेंस। ये आपका बनके तैयार हो गया मरकरी धातु। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही दूसरा अगर आपको कम समझ में आया तो एक उदाहरण और ले लो, दूसरा उदाहरण ले लो। चलो कॉपर का अयस्क ले लेते हैं। कॉपर का अयस्क ले रहे हैं, उसके अंदर से हम कॉपर निकाल रहे हैं। कॉपर के अयस्क से हम कॉपर को निकाल रहे हैं। देखिए कॉपर का अयस्क हम ले रहे हैं, कॉपर गिलांस। क्या ले रहे हैं, दूसरी हेडिंग आप मान के, कॉपर गिलांस। इसका सूत्र होता है Cu2S। ये कॉपर गिलांस ले लिया। ठीक है, ये भी कॉपर का अयस्क, इसके अंदर से भी कॉपर को हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप ये मत सोचना सर आपने यहाँ कॉपर पायराइट अयस्क क्यों नहीं लिया। देखिए छात्रों, कॉपर पायराइट अयस्क अगर आप ले लेंगे वो भारी अयस्क है, उसके साथ मतलब इतना हल्का भी नहीं है। उसके अगर हम वायु में जलाएंगे तो ये बात सही है, कॉपर पायराइट से भी हम कॉपर को निकाल सकते हैं और कॉपर को अपचेत कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सबसे पहले उस कॉपर पायराइट को वायु में दहन करना पड़ेगा, वायु में जलाना पड़ेगा। जब वायु में जलाएंगे तो उसका ऑक्साइड बनेगा, फिर उस ऑक्साइड को गर्म करेंगे तो अपने आप Cu अलग हो जाएगा। उसमें भी 2 स्टेप यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें भी 2 स्टेप प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कॉपर पायराइट इसमें लिखेंगे कैसे कि कॉपर गिलांस कॉपर का अयस्क होता है। ठीक, जो वायु में गर्म करने पर या हवा में गर्म करने पर या हवा में दहन करने पर निम्न अभिक्रियाओं के द्वारा इसमें से कॉपर अपचेत हो जाती है। जैसे Cu2S, इसका क्या करेंगे, दहन करेंगे किसमें, वायु में। तो वायु के साथ आपको क्रिया करानी ही पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसे ऑक्साइड में बदलना है। किसको, ऑक्साइड में। तो S के स्थान पर O लाना है। तो S के स्थान पर O कैसे आ जाएगा, Cu2 और S हट जाएगा, इसके स्थान पर O आ जाएगा, हो गया वो। और S कहाँ जाएगा, O के पास क्या बनाएगा, SO2। होगी। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करना वही है, यहाँ 2 आना ही आना है, यहाँ 3 आना ही आना, रट लो ज़्यादा करो, और यहाँ 2 आना ही आना है, और यहाँ आपका 2 आना ही आना। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, इसका नाम है कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर सल्फाइड को दूसरा नाम है कॉपर गिलांस, इसको कॉपर गिलांस भी कहते हैं, कॉपर गिलांस। तो कॉपर गिलांस का दूसरा नाम कॉपर सल्फाइड भी है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझना, मैं बड़ा ध्यानपूर्वक। इसका एक और नाम हो सकता है क्यूप्रस सल्फाइड, इसका दूसरा नाम हो सकता है क्यूप्रस ऑक्साइड, प्रस भी बोलते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड। आगे ये वीडियो देख लेना, प्रस किसको कहते हैं, प्रिक किसे कहते हैं, समझो। चलो मैं बता दे रहा हूँ, Cu1+ जिसके और Cu2+, समझो मेरी बात। पूरी केमिस्ट्री जितनी भी होती हैं, उन केमिस्ट्री के अंदर जो आयंस होते हैं कॉपर में, कॉपर केवल 2 प्रकार के आयन बनाता है, केवल 2 प्रकार के आयन ही बनाता है पूरे वर्ल्ड में। एक Cu1+, एक Cu2+, 2 प्रकार के आयन बनाता है। जिस पर कम प्लस होता है, इस पर कम है, इसीलिए इसका नाम प्रस लिख देते हैं, क्यू प्रस, इसमें प्रस जुड़ता है। और जिसमें ज़्यादा आयन होते हैं, जितना जिस पर ज़्यादा आवेश होता है, चार्ज ज़्यादा होता है, जिसके ऊपर सिर पर ज़्यादा प्लस होते हैं, उसमें इक जोड़ते हैं, तो नाम हुआ क्यूप्रिक। इतना समझ लो, इसका नाम
कॉपर से क्यूप्रिक और कॉपर से क्यूप्रस, प्रस को कम कहते हैं। ठीक, ऐसे ही Hg में, Hg दो रूपों में मिलता है, Hg1+ और Hg2+। Hg1+ को कहते हैं मर्क्यूरस, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस, और डबल प्लस है इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक। आई होप ये बात समझ में आ गई, ऐसे ही याद करते हैं। ठीक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। तो ये बन गया, ऑक्साइड में बदल गया। अब ऑक्साइड में बदल गया, फिर इसको भी हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो Cu अलग हो जाएगा, O अलग हो जाएगा। लेकिन छात्रों, ये कॉपर ऑक्साइड अगर हम क्यूप्रस सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड ऐसा पदार्थ है जो आंशिक रूप में प्राप्त होता है। आंशिक माने कम मात्रा में, आंशिक मतलब बहुत कम मात्रा में ये बदल पाता है। किसमें, ये जो Cu2S है, समझो मेरी बात, Cu2S को आप कितना भी दहन करना, ये बहुत हार्ड होता है, ऐसा मान के चलो। ये Cu2S इतना हार्ड होता है कि अगर आप वायु के साथ इसको जलाएंगे, खूब जला लो, घंटों के घंटों जला लो, तो भी ये Cu2O में कम बदल पाता है। मतलब Cu2S कुछ ना कुछ रह जाता है शेष, कुछ ना कुछ Cu2 शेष रह जाता है, ये बदल नहीं पाता, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाता, सारा का सारा नहीं निकल पाता है। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसलिए ये शेष रह जाता है और बाकी बचा जो है वो Cu2O में बदल जाता है। और SO2 तो ये गैस है, ये उड़ जाती है, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये पदार्थ जो बदल जाता है, इसलिए अब इसको अब अगर आप गर्म करेंगे इसको, तो इसको गर्म करेंगे तो मजबूरन आपको इसको डायरेक्ट नहीं, इसके साथ में ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बचा हुआ है। सही है, रिएक्शन पात्र तो एक ही है, जो आप डिब्बा बोल दो या जिसके अंदर ये अभिक्रिया हो रही है, तो वो तो पहले से ये तो पहले से डला हुआ है। ये सारा का सारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सारा Cu2 तो नहीं बदला, मतलब कुछ ना कुछ रह गया, तो वो तो उसमें पहले से डला है। और ये बदल गया, ये बन गया, और ये तो उड़ गई, तो ये बन गया कुछ, तो वो तो इसके साथ चिपकेगा। हाँ, समझ गए, तो इसलिए Cu2O मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताना, सब और अच्छे प्रैक्टिकल द्वारा समझा देंगे। ठीक, तो Cu2S आपका शेष थोड़ा रह गया और बाद में ये बदल गया Cu2 आपका है। अच्छा, अब आपस में जब क्रिया होगी तो अभी बताया क्या निकल जाएगा, कॉपर धातु में अपचेत हो जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। और S किसको, S किसका दोस्त है, SO का दोस्त है, तो SO को लेकर फरार हो जाएगा, क्या बना लेगा, SO2। SO को लेकर उड़ गया, SO2 बना लेगा, SO2 बना लेगा। O2 कैसे आएंगे, O2 कैसे आएंगे, O का 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, O2 हो गया, तो SO2 लेकर फरार हो गया। अब Cu बचा, एक Cu यहाँ बचा, 2 Cu, और यहाँ कितना Cu बचा, 2 दूनी 4 Cu, 4 ये और 2 ये 6, तो 6 Cu अर्थात कॉपर ऐसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है कॉपर को प्राप्त करना, मतलब कॉपर आपका ऐसे प्राप्त होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड आंशिक रूप में प्राप्त होता है, ये हार्ड होता है, ये सारा का सारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, इसलिए उसके साथ में उसकी क्रिया होती है। और उसमें HGS में HGS पूरा का पूरा उड़ जाता है, पूरा का पूरा क्रिया कर लेता O2 के साथ, और पूरा का पूरा जल जाता है, पूरा का पूरा खत्म हो जाता, तो पूरा खत्म होने के बाद वो HGO में बदल जाता, पूरा पदार्थ HGO में बदल जाता है, इसलिए वो केवल HGO को गर्म करते हैं। इसमें पूरा पदार्थ HGO में, Cu2S में, Cu2O में नहीं बदलता, कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए ऐसे रिएक्शन होती है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छे समझ में आ गया। तो ये हो गई आपकी जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं होती हैं, उनका निष्कर्षण हम कैसे करते हैं। उनका निष्कर्षण करना बहुत आसान, उनसे एक ही फैक्ट्री से काम हो गया। देखिए कॉपर निकल गई, एक ही से काम हो गया। बात समझ आ गई। अच्छा, ऐसे ही आप सोच रहे हैं सर मतलब किसी दूसरे एस को लेना, तो आप दूसरे एस को भी ले सकते हो उदाहरण रूप में। चूंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दो ही दिए गए, एक शनिवार दिया गया, एक कॉपर ग्लास दिया गया, तो इनके बारे में अध्ययन करो जहाँ सब है। उसमें आपका ये वाला कॉपर ग्लास वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, अब बात आती है सक्रियता श्रेणी में जो नीचे स्थित है उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। तो हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग, दूसरी हेडिंग है सक्रियता श्रेणी में नीचे की जगह अब की डाल दें मध्यम या मध्य में आने वाली, मध्य में, सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में कौन कौन सी धातुएं आती हैं, मध्य में तो आपकी बहुत सारी हैं, आपकी मैग्नीशियम है, मध्य में एल्युमिनियम है ना, मध्य में आपकी जिंक है, मध्य में आपका कॉपर भी आता है। हाँ, कॉपर का निष्कर्षण मध्य में भी आता है। कॉपर का निष्कर्षण आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है,
कॉपर तो बहुत अच्छा है, आप जिस विधि के द्वारा करना चाहो तो बहुत सारी मध्य में आती हैं। तो ये कैसी है, मध्यम क्रियाशील हैं, मतलब ना ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा अधिक है, बीच की कम क्रियाशील धातु हैं। तो इन क्रियाशील धातु, जो बीच की क्रियाशील धातुएं होती हैं, इनके आपको ये या तो आप सल्फाइड ले लीजिए, ये सल्फाइड के रूप में मिलेंगी प्रकृति में, किसकी, ये प्रकृति में किस में रूप में मिलती हैं छात्रों, ये प्रकृति में सल्फाइड के रूप में मिलेंगी या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलेंगी, सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में। ठीक, जब ये प्रकृति में सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलेंगी तो आपको इन सल्फाइड और कार्बोनेटों को आपको ऑक्साइडों में बदलना ही पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, ऑक्साइडों, इसमें भी ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा, उसमें भी ऑक्साइड में बदला था। तो क्योंकि कारण है, क्योंकि ऑक्साइडों से धातुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, इसलिए ऑक्साइडों में उसको बदल लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो इसलिए सल्फाइड अयस्क ले लेंगे, वो भी ऑक्साइड में बदल लेंगे, कार्बोनेट अयस्क ले लेंगे तो भी ऑक्साइड में बदल लेंगे। ठीक, चलिए अब सुनो, सल्फाइड अयस्क को अगर ऑक्साइडों में बदलना है, सल्फाइड अयस्क को अगर ऑक्साइड में बदलना है तो उसके लिए आपको भर्जन क्रिया करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, भर्जन क्रिया करेंगे तभी वो ऑक्साइड में बदलेगा। कौन, सल्फाइड अयस्क। और अगर कार्बोनेट को बदलना है, किसमें, ऑक्साइडों में, अगर कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना है तो कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन क्रिया का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रक्रिया, निस्तापन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में जरूर पूछी जाती है, तो इनको याद करेंगे। तो इसका मतलब अब जानेंगे भर्जन और निस्तापन आखिर होता क्या है, कैसे भर्जन और निस्तापन करते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई छात्रों कि जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित होती हैं वे मध्यम अभिक्रियाशील होती हैं, और मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में अधिकांशतः सल्फाइड के रूप में मिलती हैं या फिर कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। और जो सल्फाइड के रूप में और कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं उनसे धातुओं को निकालना, डायरेक्ट निकालना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उन धातुओं को उनके सल्फाइड और कार्बोनेटों को आपको ऑक्साइडों में बदलना ही पड़ता है। ऑक्साइड में जब बदल जाता तो उनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, थोड़ा जल्दी प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए उनको ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। तो इसलिए अगर सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है, किसको, सल्फर वाले को ऑक्साइड में बदलना है तो भर्जन क्रिया कराएंगे, और अगर कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलना है तो आप निस्तापन क्रिया कराएंगे। देखिए कैसे करते हैं। चलिए, तो पहली हेडिंग है भर्जन। भर्जन इंग्लिश में कहते हैं रोस्टिंग, ROASTING, रोस्टिंग। चलिए, भर्जन क्या होता है, भर मतलब नाम से पता लगा, भर माने भरवाना, मतलब जलना। अब कोई भी चीज जलती कब है, जब ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन क्रिया होती है। ये ध्यान रखना, वायु की उपस्थिति में ही ये क्रिया हो सकती है, अगर वायु उपस्थित नहीं है तो भर्जन नहीं होगा। ठीक, तो वायु की उपस्थिति में ये भर्जन होता है, ये याद रखेंगे। ठीक, अब परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसको, जिसका भी आपको सल्फाइड अयस्क का ले लो, जिंक सल्फाइड ले लो या कॉपर सल्फाइड ले लो। कॉपर सल्फाइड जैसे कि अभी कॉपर ग्लांस लिखा है, कॉपर ग्लांस का भी आप इसके द्वारा भर्जन कर सकते हैं, है ना। कॉपर पायराइट ले सकते हो, उसमें भी सल्फर है तो उसको भी हम भर्जन क्रिया करा सकते हैं, कॉपर पायराइट का भी। ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग हम करा दें। जिंक है आपके सिलेबस में तो जिंक का भर्जन कराएंगे। किसका, जिंक का, जिंक धातु की हम भर्जन क्रिया कराने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, जिंक का अयस्क ले लेंगे, जिंक का अगर भर्जन करना तो जिंक का अयस्क ले लेंगे। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, सुनिए, अयस्क को, किसके अयस्क को, सल्फाइड वाले अयस्क को। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, क्या, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह ये सल्फाइड किसमें बदल जाएगा, ऑक्साइड में, तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है। तब इस प्रक्रिया
को भर्जन कहते हैं। आ गया समझ में? हमारा राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, आपको समझ, इसलिए बोल के भी लिखा रहे हैं और बोर्ड पे भी लिखा रहे हैं। तो सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अगर गर्म कर देते हैं, उच्च ताप पर गर्म कर, अधिक को उच्च भी कह सकते हैं, उच्च ताप पर अगर गर्म कर देते हैं तो वह ऑक्साइडों में बदल जाता है। किसे बदल जाता है? ऑक्साइडों में। तब इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे कि जिंक का निष्कर्षण करा रहे हैं, देखिए जिंक के सल्फाइड गैस का सूत्र है ZnS। जिंक का सल्फाइड गैस का सूत्र जिंक ZnS, जिसको जिंक ब्लेंड भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड जो अयस्क है या जिंक ब्लेंड जो खनिज है, वो किसका खनिज है? जिंक का, क्योंकि इससे जिंक निकलेगी। देखो कैसे, इसका हमको क्या करना पड़ेगा? वायु की उपस्थिति में भर्जन कराना पड़ेगा, वायु लेनी पड़ेगी। तो लीजिए वायु, ले लिया वायु। अब वायु की उपस्थिति में क्या होगा? वैसी क्रिया होगी, सेम। क्या होगा? जो S है ये O S के स्थान पर आ जाएगा और S O के स्थान पर आ जाएगा, तो आपका ZnO आ जाएगा और S O के साथ मिलकर क्या बना लेगा? SO2 होगी रिएक्शन। हाँ, बन गया ऑक्साइड। देखिए बन गया जिंक ऑक्साइड, तो बन गया जिंक ऑक्साइड में बदल गया, तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया। समझ में आ गया? तो इसका अब बैलेंस इसको कर लो। बैलेंस करने के लिए अभी कराई थी, यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 2 आता है ना? बैलेंस करना आप याद करो, ये कोड याद कर लो। 2 3 मतलब 23, 2 3 और 2 2, यहाँ 23 और यहाँ 22, ऐसे याद कर लो। 23 22 आपका हो गया। अब जिंक ऑक्साइड में बदल गया। जिंक ऑक्साइड में बदलने के बाद आगे फिर दूसरी क्रिया कराएंगे, आगे भी क्रिया होगी। ठीक, तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया, मैंने ऑक्साइड में बदला। अब इस क्रिया का नाम भर्जन हो जाएगा। अब निस्तापन क्या है, इसको भी सीख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, निस्तापन। निस्तापन इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। नेशन, कभी कभी ऐसे आ जाता कैल्सिनेशन क्या है, ऐसे लिख के आ जाता कैल्सिनेशन किसे कहते हैं, इसलिए ऐसे भी याद रखना, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। निस्तापन हमेशा वायु की अनुपस्थिति में होता है। ये वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु नहीं होनी चाहिए। अगर वायु हो तो बहुत कम वायु हो, सीमित वायु होनी चाहिए। कैसी वायु होनी चाहिए? सीमित वायु, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल सीमित वायु में कर्म करेंगे। ठीक, ये क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, वायु होनी अनिवार्य है, और ये क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, मतलब वायु नहीं होनी चाहिए। और पहले से अगर वायु है तो बस वो सीमित मात्रा में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वायु की अनुपस्थिति में होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भर्जन क्रिया और निस्तापन क्रिया में क्या अंतर है, या भर्जन क्रिया निस्तापन क्रिया से क्यों भिन्न है, क्यों अलग है? तो क्यों अलग है? क्योंकि भर्जन क्रिया में वायु की उपस्थिति होती है और निस्तापन क्रिया में वायु की अनुपस्थिति हुई, वायु की जरूरत नहीं होती। ठीक, परिभाषा कैसे लिखेंगे इसको भी लिखो। आपको यही परिभाषा लिखने की, क्या लिखना है? यहाँ सल्फाइड अयस्क है, तो यहाँ सल्फाइड अयस्क की जगह क्या लिखेंगे? निस्तापन हमेशा कार्बोनेट अयस्क लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कार्बोनेट अयस्क। तो आपको लिखना पड़ेगा कार्बोनेट अयस्क को, बिल्कुल सेम यही लिखना, यहाँ कार्बोनेट लिख देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ नीचे जगह नहीं है या दिख नहीं रहा है तो हम दोबारा मिटा लेंगे, इससे अच्छा मैं इसको यहीं लिख दूँ, समझ में आ जाएगा। कार्बोनेट अयस्क को वायु की, यहाँ उपस्थिति लिखा है तो यहाँ लिखना है वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु में, बात एक ही है, में अधिक ताप पर, ये चेंज नहीं होगा, ये जैसे कहता है ऐसा, अधिक ताप पर गर्म करते, ये भी जैसे तैसा, तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है, ये भी जैसे तैसा रहेगा। तब इस प्रक्रिया को भर्जन की जगह आ जाएगा निस्तापन कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? परिभाषा इसकी होगी, एक बार फिर समझ लो, लिख लीजिए। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह ऑक्साइड में बदल जाता है, तब इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लो, जिंक का ही हम कार्बोनेट ले ले रहे हैं, जिंक का कार्बोनेट ले लिया ZnCO3, ये जिंक कार्बोनेट ले लिया। अब इसमें वायु तो मिलानी नहीं है, तो वायु मिलानी नहीं है तो प्लस आपको O2 नहीं करना, बल्कि डायरेक्ट इसको क्या कर देना? निस्तापित कर देना। निस्तापन इसका आप करेंगे, ठीक है, इसका नाम है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, ये भी
जिंक का अयस्क है। अब जिंक इसलिए लिखा रहे हैं बेटा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल जिंक का ही अध्ययन किया गया है, इसलिए जिंक चल रहा है। तो क्या होगा, आपको पहले भी बता चुके हैं, कार्बोनेट अयस्क कोई भी होगा दुनिया में, कार्बोनेट कोई भी अयस्क होगा वो हमेशा CO2 जरूर देगा। क्या देगा? CO2 उसके अंदर से जरूर निकलेगी, पक्का निकलेगी। CO2 निकल गया। अब क्या बचा? केवल Zn बचा और यहाँ एक O रह गया, एक O। देखो कितना आसान बदल गया। इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड में बदल चुका है, इसका मतलब ये ऑक्साइड आयन बन गया। अब इस जिंक ऑक्साइड आयन, इसमें भी जिंक ऑक्साइड आयन बना, मतलब ऑक्साइड में बदल गया, उसमें भी भर्जन क्रिया में भी ऑक्साइड में बदल गया। ठीक, इसका मतलब दोनों क्रियाओं से ऑक्साइड बना सकते हैं। अब इन दोनों क्रियाओं के बाद हम क्या करेंगे? अब इन दोनों अभिक्रियाओं के बाद इस ऑक्साइड के अंदर उचित अपचायक डालेंगे। उचित अपचायक मतलब जो इसका अपचयन कर सके, जो इससे ताकतवर है उसको डालेंगे। ठीक, तो क्या करे वो ताकतवर इस जिंक को हटा देगा, ऑक्सीजन को हटा देगा और Zn अलग कर देगा और आपका जिंक प्राप्त हो जाएगी, जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। तो अब नई लाइन से लिखेंगे, इन अभिक्रियाओं से प्राप्त हुए ऑक्साइडों में उचित अपचायक मिलाकर पुनः गर्म करते हैं। उचित अपचायक जैसे कि कार्बन मिलाकर गर्म करते हैं तो धातुएं स्वतः अपचयित हो जाती हैं। जैसे आप ZnO का उदाहरण ले लो, इसमें उचित अपचायक जैसे कि कार्बन बहुत अच्छा अपचायक है, कार्बन मिला दिया तो कार्बन किसको ले जाएगा? कार्बन O को भगा ले जाएगा, कार्बन O को भगा ले जाएगा, क्या बनाएगा? CO बना लिया, CO बन गया। अब जब CO बन जाएगा तो आपका Zn अलग हो जाएगा, बन गया जिंक धातु। तो ऐसे जिंक धातु को निकाला जा सकता। तो देखो इस विधि के द्वारा आपको 2 फैक्टरियां प्रयोग करनी पड़ेगी, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो जो धातुएं मध्य में स्थित होती हैं उनके लिए आपको प्रोसेस अलग करनी होती है और जो धातुएं नीचे स्थित होती है उनके लिए प्रोसेस अलग करनी होती है। तो आपने देखा जिंक धातु को प्राप्त आसानी से हमने कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अपचायक रूप में कार्बन भी ले सकते हैं, अपचायक रूप में आपको जिंक से अधिक सक्रिय धातु भी ले सकते हैं। जिंक से अधिक सक्रिय धातु जैसे जिंक का स्थान नीचे है और उस सक्रिय धातु का स्थान ऊंचा है, तो ऊंचा जैसे कि हम यहाँ इसके स्थान पर सोडियम ले सकते हैं, इसके स्थान पर मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो अधिक सक्रिय धातुओं के द्वारा भी हम अपचयन करा सकते हैं। ठीक है, अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं वो तो मजबूत होती है, वो तो तमाचा इसमें मार देती हैं और हटा सकती हैं, इसलिए ये रिएक्शन हो जाती है। तो अधिक सक्रिय धातुओं के द्वारा भी हम किसी भी दूसरे धातु का अपचयन करा सकते हैं। अब बात आती है सक्रियता श्रेणी के ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, तीसरी हेडिंग है, तीसरी हेडिंग डाल लीजिए, सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित, ऊपर आने वाली, ऊपर लिखाइए, ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर कौन कौन सी धातुएं होती हैं आप लोग जानते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातुएं जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, पोटेशियम है आपकी, ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं। सोडियम संकेत Na होता है, मैग्नीशियम संकेत Mg होता है, पोटेशियम संकेत K होता है, एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम की लगभग ऊपर स्थित है। तो जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित होती है उनकी अभिक्रियाशीलता उच्च होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होने के कारण उनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? इन धातुओं का अगर आपको निष्कर्षण करना है तो कौन सी विधि प्रयोग करनी पड़ेगी? विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करेंगे। विद्युत अपघटन विधि का प्रयोग करेंगे तभी इन धातुओं का निष्कर्षण होगा। तो इसके लिए अलग प्रोसेस है, इसके लिए क्योंकि अधिक सक्रिय धातुएं हैं तो बहुत मुश्किल से इसका निष्कर्षण करेंगे। तो कैसे करते हैं? इसके लिए क्या करेंगे, इनके गलित क्लोराइडों को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? गलित क्लोराइडों को हम ले लेंगे। अगर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम आदि धातुओं के गलित क्लोराइडों का क्या करते हैं? गलित क्लोराइडों का क्या करते हैं? विद्युत अपघटन कर दें। विद्युत अपघटन मतलब विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो जो धातुएं होती हैं वो एनोड पर निक्षेपित होती हैं
और अधातुएं जैसे कि क्लोरीन, क्योंकि क्लोराइड ले रहे हैं तो क्लोरीन निक्षेपित होगी। क्लोरीन निक्षेपित का मतलब अलग छिक जाना, तो छिक जाने का मतलब नीचे बैठ जाना। जो भारी होती हैं उनके लिए निक्षेपित का प्रयोग करते हैं, जो हल्की होती हैं उनके लिए मुक्त का प्रयोग करते हैं। तो एनोड पर धातुएं निक्षेपित होती हैं और कैथोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, ऊपर उड़ जाती है, हल्की होती है इसलिए। ठीक, जैसे एक उदाहरण ले लो, जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का ले लिया, तो सोडियम क्लोराइड का सोडियम के साथ क्लोरीन मिला दो तभी तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को गलित अवस्था में ले लिया, अर्थात इस नमक, ये नमक है, इस नमक को गला लो। गलित अवस्था में का मतलब पिघला लिया, पिघला के हमने गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, विद्युत धारा, तभी तो विद्युत अपघटन होगा। तो गलित सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आप गलित सोडियम क्लोराइड क्या होगा, Na+ में अलग हो जाएगा, Cl- में अलग हो जाएगा। और जैसे ही प्लस माइनस में अलग होगा तो आगे क्या चलेगा, आगे क्या होगा, ये आपका Na+ कैथोड पर, वो एनोड पर निक्षेपित होगा, वो कैथोड पर, ये कैथोड पर निक्षेपित होगा। जैसे कैथोड, तो कैथोड आपका जानते हो नेगेटिव होता है और नेगेटिव माइनस होता है। माइनस पर कौन सी चीज एकत्रित होगी, प्लस वाली। तो प्लस कौन है, ये। तो आपका Na+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक प्लस है, इसका मतलब है Na में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो ये Na इसके अंदर चला जाएगा, तो Na बन जाएगा सोडियम धातु। सोडियम धातु निक्षेपित हो जाएगी किसमें, कैथोड पर। एनोड पर क्लोरीन गैस, तो एनोड क्या होता है, एनोड होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस है तो प्लस पर नेगेटिव वाली चीज आएगी तो माइनस आएगा। Cl- में इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस माने ज्यादा, प्लस माने कम। तो कम है तो इसमें प्लस माने गड्ढा मानो, प्लस माने गड्ढा, माइनस माने ज्यादा गड्ढा, मतलब गड्ढा नहीं बोलेंगे, ज्यादा भरा हुआ, और प्लस माने कम। तो इस कम में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2 प्लस अगर बाई चांस होते तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते, 3 प्लस होते तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने, क्योंकि इसमें उदासीन करना होता है। प्लस की संख्या माइनस की संख्या के बराबर करनी होती है। देखो प्लस का 1 माइनस का 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, 0 आ गया, तो 0 उदासीन हो गया, धातु निक्षेपित होगी। ऐसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इसी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और किस में बदल गया, Cl में बदल गया। अब ये Cl, अब ये क्लोरीन गैस नहीं बोली जाएगी, इसके आगे फिर रिएक्शन होगी, Cl आपस में मिलेंगे और Cl2 बना लेंगे, ये क्लोरीन के रूप में मुक्त हो जाएगा। ये आपस में Cl के 2 परमाणु जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिक अपने आप, और Cl2 में मुक्त हो जाएगी। इसलिए हो सकता है ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हो 2 स्टेपों में, और अगर एक स्टेप में करना चाहते हो तो आपको 2 का गुणा करना होगा, 2 यहाँ करना पड़ेगा, तो आपका 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, आपको 2 गुणा यहाँ करना करके यहाँ करेंगे, ये होगी आपकी गैस। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होगी और कैथोड पर हमेशा धातुएं निक्षेपित हो जाया करेंगी, अगर विद्युत अपघटन क्रिया करते हैं तब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जो कम सक्रिय धातु होती हैं उनका निष्कर्षण अलग तरीके से होता है, मध्यम सक्रिय धातु होती हैं उनका निष्कर्षण अलग होता है, और अधिक सक्रिय धातु होती हैं उनका निष्कर्षण अलग होता है। और कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें बताएंगे, जिससे कि हम और नए तरीके से इनको समझाने का प्रयास